क्या आपको पता है कि अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा वैम्पायर्स रहते हैं? और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, बल्कि अमेरिकी सरकार के डेटा में इन 1 करोड़ लोगों का नाम लिखा हुआ है और उन्हें इन सब की जानकारी भी है। सुनने में अजीब और फरेब लग रहा है ना? वेल, है नहीं। दरअसल इसी साल अमेरिकन अथॉरिटीज ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल ऑफिस टेक ओवर करने और एलोन मस्क द्वारा पोक किए जाने के बाद अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होल्डर्स के एज डेमोग्राफिक डेटा को पब्लिक किया। आसान भाषा में जैसे भारत में आधार कार्ड नंबर होता है ना, उसी तरह अमेरिका में लोगों को सोशल सिक्योरिटी नंबर इश्यू किया जाता है, जिसमें उनकी इनकम डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टैक्सेशन और ऐसी जानकारियां लिंक्ड होती है। और इसी डेटा में जिनकी उम्र 62 से ऊपर होती है वो अमेरिकन अथॉरिटीज से काइंड ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट मंथली पेंशंस एज ए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पाना शुरू कर देते हैं। अब जरा मजे की बात सुनिए। मानव इतिहास की जो सबसे वेरीफाइड उम्र दराज महिला जिंदा रही है वो थी जॉन कॉलमेंट, एक ऐसी फ्रेंच महिला जिन्होंने 122 साल 164 दिन की उम्र में आखिरी सांस लेके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। मगर अमेरिकी डेटा के हिसाब से उनके देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्र 120 से ज्यादा है। और अगर इसने भी आपको सरप्राइज नहीं किया तो शायद ये बात कर दे कि इनमें से करीब 3000 लोगों की उम्र तो 200 के भी पार है और एक तो 360 के भी ऊपर का था, जिसे देख के खुद एलोन मस्क ने भी बोल दिया था कि लगता है अमेरिका में ढेर सारे वैम्पायर्स रहते हैं जो सरकार से सोशल सिक्योरिटी लिया करते हैं। और ये भले ही इलॉजिकल साउंड कर रहा हूं, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में उन्होंने खुद ये कोट किया कि बाइडेन सरकार में करीब 3500 मृत लोगों को 127 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 1080 करोड़ रुपए की ओवर पेमेंट करी गई थी, जो अल्टीमेटली गई थी टीमस्टर्स पेंशन फंड की जेब में, जिसे बाद में सेटल करके वापस भी ले लिया गया। पर ये तो वो अमाउंट थी जो सेटल हो गई। ऐसी कितनी ही अमाउंट होगी जो कभी करप्शन के चलते सेटल ही नहीं हुई होगी। और अगर ये स्कैम आपको बड़ा लग रहा है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम अपनी इमेज साफ रख के दूसरे देशों पे करप्शन का कीचड़ उछालने वाले अमेरिका के उन स्कैम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अमाउंट और काली हकीकत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, अगर राकेश झुनझुनवाला या राधा किशन दमानी जी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स कल के दिन आपके पास आके कहे कि आप उन्हें 5000 दीजिए और बदले में वो आपको इन्वेस्ट करके आपके रिटर्न्स वापस कर देंगे, तो कोई भी 5 क्या 10,000 दे देगा। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका में भी। साल 1960 में बर्नी मैडॉफ ने $5000 की सेविंग्स और $50,000 रिश्तेदारों से उधार लेके पहले पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना शुरू किया। और जब उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तब उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म खोली जिसमें वो लोगों को मार्केट कंसल्टेशन दिया करते थे और उनका पैसा मार्केट में लगाया भी करते थे। वो लोगों को इतने ज्यादा रिटर्न्स दिया करते थे और बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में इतनी कम ब्रोकरेज लेते थे कि एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हीं के पास आने लगे। 1992 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये कोट किया गया था कि उनकी फर्म हर दिन करीब $740 मिलियन के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करती थी। जहां तक कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी पैसा होता था ना, उसका 9% हिस्सा केवल मैडॉफ की फर्म के थ्रू एग्जीक्यूट होता था। मगर ये बाकी इन्वेस्टमेंट फंड्स के कंपैरिजन में इतना आगे बढ़े कैसे, और इन्होंने बाकियों से कम मार्जिन्स पे भी इतना तगड़ा बिजनेस कैसे ऑपरेट किया? वेल, इसका कारण ये था कि इनकी कमाई इस चीज पे नहीं टिकी रहती थी कि इनको हर कस्टमर से कमीशन ही लेना है, बल्कि इनका बहुत बड़ा हिस्सा आता था स्टॉक ट्रेडिंग के स्प्रेड से। अब ये स्प्रेड क्या होता है, इसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में 2 लोग हैं, ए और बी। अब ए को टाटा स्टील का स्टॉक 51 रुपए में खरीदना है और बी को वही स्टॉक 50 रुपए में बेचना है। अब मान लीजिए कि मैं एक ट्रेडिंग फर्म हूं और अगर मैं यहाँ पर बी से 50 में स्टॉक लेके ए को 51 में बेच दूं, तो ये जो 1 रुपए ज्यादा रहा ना, ये मेरी यानी कि मीडिएटर की तरह काम करने वाली ट्रेडिंग फर्म की जेब में जाएगा, जिसे मार्केट की भाषा में स्प्रेड कहा जाता है। अब मैडॉफ ना सिर्फ मार्केट में किसी से भी ज्यादा जल्दी पैसा बना रहे थे, बल्कि ढेर सारी वॉलेटिलिटी के बीच भी अपने कस्टमर्स को 18 से 20% रिटर्न्स दिए, वो भी लार्ज कैप पे, जो यूएस मार्केट में किसी के भी इस कंसिस्टेंसी के साथ देने की हैसियत थी ही नहीं। अब जैसे भारत में सेंसेक्स होता है ना, वैसे ही अमेरिका में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स होता है, जिसे S&P 500 भी कहते हैं, और वो तक 10 साल में एनुअल एवरेज 16.3% का रिटर्न दे रही थी, जिसे बेंचमार्क माना जा रहा था। और मैडॉफ के सेफेस्ट फंड्स भी उससे ऊपर थे। अब यही रिटर्न्स कारण थे कि स्टीवन स्पिलबर्ग, एरिक रॉथ
रॉथ, लैरी किंग और ऐसे इतने सारे मशहूर नेता अभिनेता इस फंड के साथ इन्वेस्टेड थे कि कोई जल्दी इन पे हाथ लगाता ही नहीं था। मगर मुसीबत शुरू हुई साल 2001 के बाद, जब NYSE ने डेसिमल ट्रेड्स अलाउ कर दिए। दरअसल पहले NYSE में फ्रैक्शनल ट्रेड्स अलाउ होते थे, यानी कि आप 1/4 या 1/8 ऑफ स्टॉक और डॉलर इस तरह फ्रैक्शन में ट्रेड कर सकते थे। सबसे लोएस्ट कोई 1/16 यानी कि करीब 6.25 सेंट्स के मल्टीपल्स में स्टॉक ट्रेड कर सकता था, जिससे वॉल्यूम ज्यादातर बड़ी होती थी और इस वजह से मार्जिन्स भी। मगर डेसिमल सिस्टम अलाउ होने के बाद लोग 1 सेंट से शुरू करते हुए किसी भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू में स्टॉक्स ट्रेड कर सकते थे, जिस वजह से स्टॉक्स की ट्रेडिंग वैल्यू काफी कम हो गई। मैडॉफ, जिनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बीच के स्प्रेड से आता था, इस डेसिमलाइजेशन के आने के बाद उस पे ऐसा असर पड़ा कि जहां पहले मैडॉफ हर ट्रेड पे 12.5 सेंट कमाते थे, वहीं पर उनकी कमाई पर ट्रेड 1 सेंट पे आ गई। सबको दिख रहा था कि धंधा चौपट हो रहा है, मगर मार्केट के गिरने पे भी मैडॉफ के रिटर्न नहीं कम हो रहे थे। लोगों ने भी सोचा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ने पे तुरंत पैसे कैश आउट करने को मिल जाते थे। लेकिन फिर आया साल 2008, मार्केट क्रैश कर गई। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि NYSE जहां करीब 38% क्रैश कर गई, हिस्टोरिक क्रैश एवर, वहीं पर मैडॉफ कह रहे थे कि उनके फंड्स अभी भी 5.6% ऊपर थे। यानी लोगों का मूलधन तो सलामत था ही, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कायम था। और ऐसी आपदा के बाद जब लोगों के पास कोई सेविंग्स नहीं बची, तब उन्होंने मैडॉफ की फर्म से पैसा निकालना शुरू किया और तेजी से विड्रॉ रिक्वेस्ट डालने लगे। अब पहले तो लोगों के पैसे निकले, पर फिर पैसे विड्रॉ होने बंद हो गए, क्योंकि अपेरेंटली कुछ ही दिनों में मैडॉफ के पास $7 बिलियन की अमाउंट विड्रॉल रिक्वेस्ट पहुंच गई थी। और दिक्कत ये थी कि भोली भाली जनता को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि वो पैसे किसी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होते थे, बल्कि वो तो उल्टा मैडॉफ के पर्सनल बैंक अकाउंट में चले जाते थे, जहां नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे दिए जा रहे थे। और जब वो नए इन्वेस्टर्स पुराने होकर विड्रॉ करते थे, तो अगले नए इन्वेस्टर्स के पैसों से उन्हें दिया जाता था। मगर ये आखिर कब तक ही चलता? ठीक जैसा कुछ सहारा स्कैम में हुआ था। इवेंचुअली 19 नवंबर के दिन मैडॉफ के अकाउंट में केवल $300 मिलियन बचे थे, जबकि $320 मिलियन के विड्रॉ पेंडिंग थे। अल्टीमेटली मैडॉफ विड्रॉल के इस दलदल में फंसते रहे और अंततः 11 दिसंबर 2008 के दिन उन्हें फ्रॉड के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस स्कैम की वैल्यूएशन कितनी थी? 1 बिलियन, 10 बिलियन? नहीं। इन्वेस्टिगेशन में ये स्कैम करीब $64.8 बिलियन यानी करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की थी। खैर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो देश कोविड रिलीफ फंड में से 8 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले का साक्षी बन सकता है, उसके लिए तो ये छोटी बात है। जी हाँ, 80 नहीं, 8 लाख करोड़। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व में कोविड जैसी महामारियों की देखरेख करती है, उनका बजट भी $6.83 बिलियन ही है, इस स्कैम से 10 गुना कम। मगर कोविड एक ऐसी महामारी थी ना, जिसके साथ कोई कैसे ही स्कैम कर सकता था, अनटिल एंड अनलेस हम बात अमेरिका की कर रहे हो। देखो, कोविड के दौरान हर देश ने अपने नागरिकों, गरीबों और बिजनेसेस की राहत के लिए रिलीफ फंड्स बनाए थे, ताकि उनका इस्तेमाल करके मुश्किल हालातों से लोगों को निकालने में मदद करी जा सके। इसी तरह अमेरिका में भी 2 मेजर फंड्स बनाए गए। एक था पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो इसीलिए शुरू किया गया था ताकि छोटे छोटे बिजनेसेस को फंडिंग देके उन्हें सस्टेन करने में मदद किया जा सके, ताकि वो बंद ना पड़ जाए, ऑपरेशंस कंटिन्यू रख सके और अपने एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली तनख्वाह दे सके। दूसरा था कोविड अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ प्रोग्राम, जो उन लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाया गया था जिनकी कोविड की वजह से या उसके पहले नौकरी चली गई थी और अब उनके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं था। अमेरिकी सरकार ने अपनी जनता के लिए कितना ज्यादा सोचा। बिजनेसेस, एम्प्लॉइज और बेरोजगार में किसी को इस आपदा की घड़ी में कोई समस्या ना हो और ये फंड लंबे समय तक चल सके, इसके लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में $800 बिलियन और अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ फंड के लिए $900 बिलियन एलोकेट किए गए और इसका लाभ बहुत से लोगों को मिला। हालांकि बाद में जब NBC न्यूज ने उन कंपनीज की जांच पड़ताल शुरू की जिनको ये फंड्स एलोकेट हुए थे, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन फंड्स को ट्रैक करते हुए वो मायामी पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात हुई 29 साल के डेविड हाइंस से, जिनकी कंपनी को $3.9 मिलियन फंडिंग के रूप में PPP से मिले थे। पर उनकी कंपनी काम क्या करती थी? कुछ भी नहीं।
क्योंकि कोई कंपनी तो असल में थी ही नहीं। डेविड तो असल में एक एडिक्ट थे जो पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। पर जब ये स्कीम सरकार ने अनाउंस की तो उन्होंने जाली कंपनी रजिस्टर की, सरकारी पोर्टल में अप्लाई किया और देखते ही देखते उनके अकाउंट में इतने पैसे आने लगे कि उससे उन्होंने $3,18,000 की एक लैम्बोर्गिनी हुराकेन खरीदी, लग्जरी होटल्स, ज्वेलरी, महंगे कपड़ों और डेटिंग साइट्स पे लाखों डॉलर्स उड़ाए। और ये सब हो रहा था टैक्स पेयर्स के पैसों पे। कैलिफोर्निया में तो एक कपल ने $18 मिलियन इस फंड से चुराने की बात कबूली और इस $18 मिलियन से उन्होंने 3 घर, ढेरों हीरे मोती, सोने चांदी के गहने, लग्जरी वॉचेस और ऐसी कई आलीशान चीजें खरीदी जो शायद वो इस जन्म में कभी देख भी ना पाते। लेकिन आखिर टैक्स पेयर्स के पैसों की इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है? आखिर इतनी ज्यादा लापरवाही, वो भी इतनी बड़ी रकमों के साथ, कोई कैसे दिखा सकता है? वेल, तभी अगर आपकी पॉलिसीज में प्लानिंग की कमी हो। दरअसल सरकार का इरादा नेक था कि वो जल्द से जल्द लोगों को सेवाएं देना चाहते थे ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और किसी का काम ना रुके। इस वजह से बार बार अथॉरिटीज यही प्रेशराइज कर रही थी कि जो भी फंड रिक्वेस्ट करे उसे जल्दी से जल्दी डिस्पैच किया जाए। और इसी जल्दीबाजी के चक्कर में जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें उतना समय ही नहीं मिला कि वो हर एक रिक्वेस्ट की पुख्ता तरीके से जांच कर सके और ये इंश्योर और वेरीफाई कर सके कि पैसा जिस सोर्स द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है वो लेजिट है भी या नहीं। नतीजा, बॉस्टन से पकड़ी गई डैनियल मिलर, जिन्होंने इंटरनेट से मैसाचुसेट्स में मौजूद किसी दूसरे बिजनेस की सारी जानकारी जुटा के उसके नाम पे रिलीफ फंड की रिक्वेस्ट डाल दी और पैसों के लिए अपना पर्सनल अकाउंट दे दिया। और दुख की बात देखिए कि अथॉरिटीज ने ये तक वेरीफाई करने की हिम्मत नहीं की कि जो अकाउंट दिया गया है वो कंपनी के नाम से है भी कि नहीं। और रिक्वेस्ट डालने के महज 40 मिनट के अंदर सरकार द्वारा $1 लाख 100% टैक्स पेयर्स के पैसे से आया हुआ डैनियल के अकाउंट में डाल दिया गया। दूसरे देशों को सिविक सेंस और ऑनेस्टी का ज्ञान देने वाले अमेरिकन ने तो उस फंड को भी नहीं छोड़ा जिसका मकसद करोड़ों लोगों की जिंदगी संवारना और उनकी मदद करना था। अब ऐसा ना जाने कितने लोग थे जिन्होंने इन्हीं फंड से जाली डिटेल्स डाल के $मिलियन हड़पे और महंगी गाड़ियां, आलीशान गहने, बड़े बड़े वेकेशंस और ना जाने क्या क्या नहीं खरीद लिया। लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर हम एक 40 मिनट का एपिसोड भी बना देना तो भी 10-12 केसेस छूट ही जाएंगे। जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस स्कैम में सभी रिलीफ फंड्स मिला जुला के सरकार के साथ कुल 170 से 480 बिलियन डॉलर्स का घोटाला हुआ था। ह्यूमन हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा स्कैम जिसके लिए इन्हीं की जनता आस्तीन का सांप बन गई थी। अब सांप से याद आई, नुत्रा फार्मा एक ऐसी कंपनी जिसने ये दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसी पेन किलर का आविष्कार किया है जिसे लगाने से बड़ा दर्द चुटकियों में खत्म हो जाता है। उन्होंने इस दवा का नाम दिया म्यूनाइलॉक्सिन और साथ में ये दावा भी किया कि कोई और बड़े स्केल पे इस दवा को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ये दवा कोबरा के जहर से बनाई जाती है जिसे फ्रेशली एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी कंपनी के पास मौजूद कोबरा फार्म से, जहां ढेर सारे कोबराज और उनसे उनके वेनम को एक्सट्रैक्ट करके इस दवाई के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। और रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस के इस दौर में जब बदलते समय के साथ ढेर सारे कोबरा का मिलना मुश्किल था, वहां कोबरा फार्म होने का दावा करना अपने आप में कंपनी को इतनी बड़ी एडवांटेज दे देता है कि वो किसी भी कॉम्पिटिटर से आगे चला जाए। अब दावे सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुए। इस दवा को डेवलप करने वाली न्यूट्रा फार्मा ने तो ये तक कह दिया था कि इस दवा से न सिर्फ जॉइंट या आउटर पेन में राहत मिलती है बल्कि ये तक बोल दिया था कि दवा से अस्थमा, आर्थराइटिस, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट्स को होने वाले दर्द से भी राहत दी जा सकती है। और इन सभी बातों से इन्वेस्टर्स इतना खुश हुए कि इस बिजनेस में $9,20,000 इन्वेस्ट कर दिए। हालांकि अस्थमा और कैंसर जैसी कंडीशन से राहत दिलाने वाले दावों को सुन के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के कान खड़े हो गए और उन्हें दाल में कुछ काला लगने लगा और उन्होंने न्यूट्रा फार्मा के पीछे की सच्चाई के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। अब पहले उन्हें लगा कि वो फॉल्स क्लेम्स के लिए न्यूट्रा फार्मा को दोषी ठहरा सकते हैं, पर बाद में पता चला कि जिस कोबरा फार्म के वो लोग बात कर रहे थे ना, वो तो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो ये तक दावा करते थे कि न्यूट्रा फार्मा भारत और चीन में भी ऑपरेट करता है, पर बाद में ये पता चला कि यहाँ तो किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना है। अंततः ये पता चला कि म्यूनाइलॉक्सिन कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं था बल्कि एक MLM कंपनी थी जिसने बड़े बड़े सपने दिखा के 30 लोगों से करीब 7 करोड़ रुपए ठग लिए थे।
और इस स्कैम के पीछे जिम्मेदार लोगों को 10 साल तक की सजा सुनाई गई थी। तो ये थे अमेरिकन हिस्ट्री के कुछ ऐसे स्कैम्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ लोगों की छोटी सी बेवकूफी की वजह से कुछ ही समय में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया था। ये दर्शाता है कि हर देश में इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी उन्हें कितनी भारी पड़ रही है, और कई बार यही इनएफिशिएंसी टैक्स पेयर्स के पैसों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है कि छोटे मोटे देशों की तो पूरी की पूरी जीडीपी ही मजे मजे में उड़ जा रही है, वो भी इस ढंग से कि उन पैसों को फिर रिडीम करना ही असंभव बन जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे और इंटरनेशनल स्कैम्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर डेफिनेटली एक सेकंड एपिसोड भी लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जिस तरह से आप मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हो वैसे ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अमेरिका के एक ऐसे खतरनाक इंसान के बारे में जिसके बारे में अमेरिका आज भी छिपाता आया है। उसने अमेरिकी अल्कोहल इंडस्ट्री में ना ऐसी चीजें करी थी कि जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।